आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं वेल क्रिएट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर राजेश फेरवानी साहब, जो कि 27 साल से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव रखते हैं रिसर्च और फंड मैनेजमेंट का। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, एलएनटी म्यूचुअल फंड जैसे दिग्गज संस्थानों के साथ काम करने का अनुभव है। एमबीए, सीएफए और कई सारी डिग्रीज फेरवानी साहब ने हासिल की है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। फेरवानी साहब, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी बिजनेस पर आने के लिए। सर, सबसे पहले लाइफ हाई की बधाई दे दूं मैं आपको। आज बस आपके आते ही देखिए लाइफ हाई बनाया, आज फिर से नया निफ्टी ने मिड कैप इंडेक्स ने नया रिकॉर्ड बनाया है। बताएं सर, इस इलेक्शन के नतीजों के बाद अब आगे बाजार की चाल दशा दिशा क्या रहेगी, समझाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। अ, जो वॉलेटिलिटी हमने देखी है लास्ट एक महीने में, वो तो पूरा ड्रामा हो गया है। जी। लेकिन मार्केट ने वापस रिबाउंड करके ये दिखा दिया है कि इलेक्शन के रिजल्ट्स कुछ भी आए, लेकिन मार्केट के फंडामेंटल सबसे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं उसके डायरेक्शन के लिए। तो अगर अर्निंग्स की बात करें तो वही टारगेट्स बनते हैं जो मैंने लास्ट टाइम बात की थी, और 27,000 का हमारा जो दिसंबर 26 का टारगेट है वो कायम है। लेकिन मैंने हर बार यही कहा है कि जब कोई वैल्यूएशंस आपके रीजनेबलनेस से ऊपर चली जाती है तो उस वैल्यूएशन से निकल के दूसरे कंपनीज में चले जाना चाहिए जहां वैल्यूएशन सस्ती हो जाती है। तो मार्केट में दो रुख है, एक है जो पॉकेट्स है जहां बहुत ज्यादा बुलिशनेस आ गई है, और एक ऐसा रुख है जहां पे कुछ एक्शन नहीं हो रहा है, जहां पे कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लोग सिर्फ पोलराइज कर रहे हैं अपने को एक सेगमेंट ऑफ द मार्केट। तो वो सेगमेंट में ज्यादा वैल्यूएशंस एक अलग लेवल पे चली गई है, जो मैं सिक्लिकल सेगमेंट कहता हूँ, जहां पे कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर या इंजीनियरिंग रिलेटेड ग्रोथ या केपेक्स रिलेटेड ग्रोथ आ रहा है, वहां पे वैल्यूएशंस भी कुछ अलग हो गई है। तो मुझे लगता है कि ये जो है इक्वेशन अगले एक डेढ़ साल में बदल सकता है। ओके, चलिए, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। लेकिन दिसंबर 2026 तक के लिए लक्ष्य है 27,000 का निफ्टी का, ये राजेश सर की तरफ से, यानी कि यहाँ से भी अब करीबन करीबन 15% की निफ्टी में और तेजी है। अगर निफ्टी में 15% की तेजी है राजेश जी, तो फिर ये मान के चले कि मिड कैप स्मॉल कैप शेयर तो और बेहतर प्रदर्शन करेंगे। वहां कैसी चाल देख रहे हैं आप? सर, उसी पे मैं आ रहा था। तो एक्चुअली क्या है कि निफ्टी ने आपको कम दिखाया है रिटर्न, मिड कैप स्मॉल कैप ने बहुत ज्यादा दिखाया है। तो ब्रॉडर मार्केट ऐसे लग रहा है कि ब्रॉडर मार्केट ने काफी लोगों के लिए 30 से 40% का रिटर्न दिखा दिया उन्हें पोर्टफोलियो बेसिस। लेकिन निफ्टी ने सबसे ज्यादा अंडर परफॉर्म किया है। तो अगर आप लार्ज कैप में सिर्फ इन्वेस्ट किए हो आज तक, तो आपके रिटर्न सबसे कम आए हैं। और अगर आपने मिड कैप में और स्मॉल कैप में डाला है तो रिटर्न्स बहुत ज्यादा अच्छे आए हैं। मुझे लगता है कि ये थोड़ा इक्वेशन भी चेंज हो सकता है, क्योंकि अगर आप देखो ज्यादा से ज्यादा कंपनीज जहां पे वैल्यूएशन इंक्रीज हुआ है, जो मैंने आपको बोला था लास्ट टाइम 70 टाइम्स 60 टाइम्स, वो मिड कैप स्पेस में ज्यादा हुआ है, और स्मॉल कैप में भी काफी ऐसे पॉकेट्स है जहां पे हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये जो इक्वेशन है मिड कैप स्मॉल कैप का, शायद अगले डेढ़ साल में बदल जाएगा। अगर आप 2018 से 2020 तक देखो तो लार्ज कैप ने ज्यादा परफॉर्म किया था और क्वालिटी ने परफॉर्म किया था। अभी आज उल्टा हो रहा है कि ब्रॉडर मार्केट ज्यादा परफॉर्म कर रहा है, लार्ज कैप पीछे बैठ गए हैं, प्राइवेट बैंक्स नहीं चल रहे हैं, एफएमसीजी नहीं चल रहे हैं, सिर्फ कुछ पॉकेट्स ऑफ लार्ज कैप ने रिटर्न दिया है। तो मुझे लगता है कि वहां पे अभी थोड़ा रिकवरी आ सकता है। एवरी सेक्टर एवरी कंपनी हैज अ डिफरेंट, मतलब ट्रैजेक्टरी अलग होता है, और उसके लिए एक अलग डिस्कशन हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा मिड स्मॉल कैप का जो भार है वो कम हो सकता है यहाँ से। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में थोड़ा सा आपको सावधान रहकर चुनिंदा शेयरों में करनी चाहिए खरीदारी, क्योंकि तेजी काफी हो चुकी है। आने वाला है बजट सर, क्या उम्मीद रखी जाए, और बजट से पहले बजट के बाद कैसे देख रहे हैं बाजार को आप? अगर मैं इसको दो पहलू में आपको आंसर दूंगा। एक तो इलेक्शंस का हमने स्टडी किया है लास्ट दो पहलू। 6 इलेक्शन जो हुए हैं, मार्केट ने उसके 6 महीने बाद पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। अब उसके बाद जो भी हुआ है, बजट हुआ है या जो भी हुआ है, उसका इम्पैक्ट बहुत शॉर्ट टर्म होता है। बजट एक एक टाइम पे बहुत ज्यादा डिटर्मिनेंट था मार्केट के लिए, क्योंकि तभी वो फिस्कल डेफिसिट नंबर्स और इंटरेस्ट रेट्स पे ज्यादा इम्पैक्ट होता था। आज गवर्नमेंट ने बजट को एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म बना दिया है, जिससे पॉलिसी सेट होती है। टैक्स कट्स भी काफी हो चुके हैं कॉर्पोरेट लेवल पे,
और इंडिविजुअल लेवल पे भी अगर आप देखो तो टैक्स अभी 7 लाख के ऊपर टैक्स चार्जेबल है। तो एक तरफ से गवर्नमेंट ने काफी मेजर्स लिए हैं बजट के थ्रू, एलोकेशन भी किए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डिफेंस के लिए। तो हमको वो देखना जरूरी है कि गवर्नमेंट अभी इस करंट सिचुएशन में कोalition, जो मिनी कोalition बोल सकते हैं, लेकिन है तो एक ही मेजोरिटी गवर्नमेंट, लेकिन उसमें गवर्नमेंट ये सेक्टर्स में कितना एलोकेशन करती है और कैसे अगले साल इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो इसमें ये दो पहलू बहुत जरूरी है देखना कि पहले तो कहाँ पे एलोकेशन होने वाली है और क्या कंज्यूमर्स के लिए गवर्नमेंट करती है। तो बजट पे क्या इम्पैक्ट आ सकता है, फिस्कल डेफिसिट पे क्या इम्पैक्ट आ सकता है, और क्या वो जो पॉलिसीज उन्होंने लास्ट 5 साल में किए हैं या 10 साल में की है वो कंटिन्यू हो रही है कि नहीं, बस उतना देखना। तो ये आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन। अब सर बताइए, इस मार्केट में क्या है आपको पसंद, कहाँ पैसा लगाना चाहिए? सो वैल्यूएशन अगर हम देखें तो जो पॉकेट्स में महंगाई दिख रही है उससे मुझे लगता है निकल जाना चाहिए, या जहाँ पे मल्टीपल 70 टाइम्स 80 टाइम्स है वहां से निकल के हमें थोड़ा उस कंपनीज में जाना चाहिए जहाँ पे थोड़ा वैल्यूएशन का बेनिफिट है और थोड़ा डिफेंसिव एंगल भी है। मैंने वो भी बोला था कि डिफेंसिव में ज्यादा और डिफेंसिव का ये मतलब नहीं है कि रिटर्न नहीं आएगा, डिफेंसिव का ये मतलब है कि ये कंपनीज इकोनॉमी से इतना रिलेटेड नहीं है। तो एक फार्मा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट जो है मुझे बहुत पसंद है। एक है एग्रोकेमिकल सेगमेंट, अभी ला नीना की वजह से मॉनसून्स अच्छे हो सकते हैं, और अगर मॉनसून अच्छे होंगे तो आपकी रूरल इकोनॉमी रिवाइव होगी। जो रूरल इकोनॉमी एकदम सबड्यूट थी लास्ट 2-3 साल में, वहां पे रिवाइवल आ सकता है। तो उसके जो रिलेटेड सेगमेंट्स है, जैसे हम बोल सकते हैं 2 व्हीलर्स है, या रूरल लेंडिंग है, होम लोन्स है जो लोअर इनकम स्टाटा के लिए है, या आप कह सकते हो काफी ऐसे सेगमेंट्स हैं जो रूरल इकोनॉमी से, एग्रोकेमिकल्स जो रूरल इकोनॉमी में बिकते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में बिकते हैं, एग्री रिलेटेड कंपनीज, उसमें ज्यादा मुझे इंटरेस्ट दिख रहा है। उसके अलावा जो कंज्यूमर और लोअर एंड कंज्यूमर सेगमेंट्स हैं, जैसे अभी डिस्क्रिशनरी सेगमेंट्स जहां पे लोग अनब्रांडेड से ब्रांडेड जा रहे हैं, जैसे होम इम्प्रूवमेंट हुआ, हाउसिंग लोन्स हो गया, तो ये सब सेगमेंट्स में मुझे ज्यादा इंटरेस्ट दिख रहा है और मुझे यहाँ पे ज्यादा अपसाइड दिख रहा है इन द नेक्स्ट 1-1.5 years। बिल्कुल ठीक बात है। तो यहाँ पर अच्छी तेजी है, और कोई ऐसे सेक्टर से जहां से दूर रहा जाए? जैसे कि वो वैल्यूएशंस जो हमने बात की है, कोई एमएनसी कंपनीज है जहाँ पे वैल्यूएशंस कुछ अलग ही लेवल के ऊपर चली गई है। डिफेंस अगर आप देखें तो इंजीनियरिंग बेस्ड एमएनसी कंपनीज है जहाँ वैल्यूएशंस बहुत महंगी हो गई है। मुझे लगता है कि उनमें टाइम करेक्शन जैसा आ सकता है। मतलब अगर आप बोलो रिटर्न नहीं आएगा, करेक्शन नहीं आया तो भी टाइम करेक्शन आएगा, क्योंकि यहाँ से अगर हम देखें तो 70-80 टाइम्स में हम ट्रेड कर रहे हैं, आपको ग्रोथ 30-35% दिखाना है अगले 3-5 साल में, वो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट आ ही जाएगा। तो वो मुझे लगता है टफ है उन सेक्टर्स में। कुछ ऐसी कंपनीज है, गवर्नमेंट के मेजर्स तो बहुत ही स्ट्रांग है, मैं वो नहीं नकार रहा हूँ, लेकिन वैल्यूएशन एक चीज होती है। तो उनमें भी आई थिंक कुछ ऐसे कुछ पीएसयू स्टॉक्स है जहाँ पे वैल्यूएशन बहुत ही अलग लेवल पे चली गई है। दूसरा है, मुझे लगता है एफएमसीजी में वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है, तो वो कभी कंफर्ट नहीं देती है। उनके ग्रोथ लेवल्स आज सिंगल डिजिट में चल रहा है, तो वहां पे कुछ ज्यादा कंफर्ट आता नहीं है मुझे। प्राइवेट बैंक्स में फिर भी आई थिंक नेक्स्ट 2 साल में थोड़ा इश्यूज है, क्योंकि क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो अगर आप पब्लिक सेक्टर बैंक से कंपेयर करेंगे तो उनका बहुत ज्यादा हो गया है, और उनको डिपॉजिट्स मिल नहीं रहे हैं, तो वहां पे उनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी स्क्वीज हो सकते हैं। तो ये 3-4 सेक्टर्स है, और मुझे ऑयल एंड गैस भी लगता है अभी ऑयल थोड़ा कम हो गया है, वहां पे भी थोड़ा एक्शन कम रहेगा। बाकी जो मैंने सेक्टर्स आपको बताया है उसमें मुझे ज्यादा इंटरेस्ट है। ओके, तो ये है आपके लिए सारे के सारे मौके निवेश के लिहाज से, फिर कहाँ आपको रहना है दूर। फेरवानी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और विस्तार से हमारे दर्शकों से बातचीत करने के लिए।